जब जाना ही होता है तो फिर आते क्यों हो, और अगर एक बार आ जाते हो तो फिर जाते क्यों हो। शायद सुन के आपको लग रहा होगा कि मेरे दिल टूटे आशिक की तरफ से कोई ये शायरी आ रही है, बट दिस इज द केस ऑफ ब्रॉन स्ट्रोमैन। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं, बात करने वाले हैं स्मैकडाउन के शो के बारे में, और उसके साथ साथ एक ऐसा बम भी फटा है आज जो कि फैंस देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। डिटेल से सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन के साथ। तो सबसे पहले स्मैकडाउन की जो स्टार्टिंग है वो होती है हमारे फॉर्मर यूएस चैंपियन एले नाइट के साथ, और ये प्रोमो इतना मस्त लगा ना मुझे। यूजुअली हमको प्रोमोज कैसे देखते हैं कि जैसे एक बंदे ने पूरा अपना कहानी गा दी, पूरा पैराग्राफ बोल दिया। यहाँ पे लिटरली बैक एंड फोर्थ चल रहा था इनका प्रोमो में। सबसे पहले एले नाइट निकल के आते हैं, वो अपने उसकी बात कर रहे थे कि भाई मुझे कैसे रीमैच नहीं मिला यूएस चैंपियनशिप के लिए, इन्होंने मुझे नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए डाल दिया, और उस मैच के अंदर भी फिर भसड़ हो गई थी क्योंकि वहां पे निकल के आ गए थे डेमन प्रीस्ट, और यहाँ पे भी डेमन प्रीस्ट निकल के आते हैं। तो वो उनसे पूछ रहे थे भाई क्यों करी तूने भसड़, तो डेमन प्रीस्ट कहते हैं भाई बकवास कर रहा था ड्रू मैकिंटायर मेरे बारे में। तो एले नाइट कहते हैं तो ठीक है, तो अब हो तो गया था तुम्हारा रेसलमेनिया मैच, तुम्हें करने की जरूरत क्या थी। डेमन प्रीस्ट कहते हैं क्या हो गया भाई, अगर मैं मैच में आ भी गया, कौन सा अगर मैं नहीं आता मैच में तो तू जीतने वाला था ड्रू मैकिंटायर से। तो एले नाइट कहते हैं अच्छा तू हार गया, तुझे क्या लग रहा है कि मैं भी हार जाता। इसके बाद यहाँ पे जो उन्होंने बोलना शुरू किया ना, वो कहते हैं कि यार ये सारी भसड़ हुई ही इसलिए एले नाइट कि तू हारा ही क्यों यूएस चैंपियनशिप रेसलमेनिया, तो हारना ही नहीं चाहिए था। मतलब ये कौन बोलता है यार, अब बंदा हार गया तो क्या वो दोबारा लड़ नहीं सकता उसके लिए। फिर वो कहते हैं कि अपना जो पिछवाड़ा है, अपना जो मुंह है वो तूने पिछवाड़े में ना डाल के रखा होता तो तू रेसलमेनिया के अंदर ही जीत जाता। पता नहीं भाई, अलग अलग सी बातें कर रहे थे। कहते भाई अब तेरा ज्यादा हो रहा है। उसके बाद रेफरी की डिमांड करते हैं, लिटरली रेफरी वहां से निकल के भी आ जाता है और इनके बीच मैच हुआ। यहाँ पे भी मुझे पता था कि भसड़ होने वाली है। सोलो सिकोवा आ जाते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन से मैच एंड हो जाता है, और उसके बाद दोनों मिलके ही अब सोलो सिकोवा को मार रहे हैं। बट अगेन फिर यहाँ पे आते हैं हमारे यूएस चैंपियन जेकब फाटो, जिन्होंने आके दोनों को ही बजाया है। और क्लियर ये जो फ्यूड है, ये जो फाइट है, ये जो पंगे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो हमको आगे जाते हुए जो समझ में आ रहा है। और इवन बैक स्टेज से भी एक सेगमेंट था सोलो और जेकब फाटो के बीच में, भाई लग रहा है कि बस हो लिया अब इनका काम। उसके बारे में बस थोड़ी देर में बात करेंगे। बट नेक्स्ट एक टैग टीम मैच आता है प्रिटी डेडली वर्सेस फ्रैक्सियम के बीच में। अभी क्योंकि ये आए हैं मेन रोस्टर के अंदर तो इनके कूल और थोड़ा सा अच्छा दिखाएंगे। ये कुछ टाइम के लिए होता है, हाँ आने वाले टाइम में फिर जब 10 हफ्ते निकल जाएं तब असली रंग पता चलते हैं कि क्या उनके साथ एक्चुअल में होने वाला है मेन रोस्टर में। फिलहाल अच्छा रेसलिंग मैच था, टैग टीम मैच अगर आप देखना प्रेफर करते हो तो डेफिनेटली मैच आप देख सकते हो। फ्रैक्सियम ये वाला जो मैच है उसको जीत जाते हैं। नेक्स्ट शो पर आती है नाया जैक्स, और रिंग में वो आती है, बहुत सारा उनको जो बू है क्राउड वहां पे कर रहा था, और कहती है कि मिस किया ना तुम लोगों ने मुझे, क्योंकि अब वो दोबारा से इस डिवीजन में आके रूल करना चाहती है। कहते हैं क्या टिफनी जो है टाइटल लेके घूम रही है, ये तो डिजर्व में, मतलब उनके बारे में वो ट्रैश टॉक कर रही होती है। टिफनी स्ट्रैटन आती है और कहती है कि देख बहन, अब मुझे वो मत समझना जो मैं पहले थी, जो तेरे आसपास घूमती थी। अब मैं चैंपियन बन चुकी हूं, मैंने शार्लेट फ्लेयर को भी हरा दिया है। इसके बाद फिर नेओमी निकल के आ जाती हैं। नेओमी कहती हैं अरे टिफनी, ये तू वही है ना जिसने नाया जैक्स की इतनी बार हेल्प करी थी, जिसकी वजह से मैं चैंपियनशिप नहीं जीत पाई थी। उसके बाद वो जेड कारगिल को भी यहाँ पे अपने बातों में घसीट देती है, जिसके बाद जेड कारगिल आ जाती हैं और आके जो है उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया। तो एक तरीके से टीम में थोड़ा स्प्लिट हो गया कि टिफनी और जेड कारगिल एक तरफ हो गई थोड़ी सी, और नाया जैक्स और नेओमी एक तरफ। और भाई साहब मैंने कमेंट्री से सिर्फ सुना कि अरे ये तो मेन इवेंट की तरह साउंड कर रहा है। लिटरली आज के शो का मेन इवेंट स्मैकडाउन में इन्होंने यही वाला टैग टीम मैच कर दिया है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई विमेंस डिवीजन से मैच टैग टीम में नहीं आना चाहिए, लेकिन इससे आपको पता चलता है कि आज किस थर्ड क्लास लेवल का जो स्मैकडाउन का शो है वो रहा है। भाई मैं रेट अभी कर दूं इसको 2.5 स्टार से ऊपर। भाई मैं आज के स्मैकडाउन को रेट कर नहीं सकता, वो भी सिर्फ एक दो चीजों की वजह से जो कि मैंने स्मैकडाउन के शो में एंजॉय किया, और जबकि 3 घंटे का शो है तो भाई पता नहीं क्या करते हैं। बस हाँ, इस मैच में एक स्पॉट अच्छा था जहां पे जेड कारगिल ने उठा के पावर बॉम्ब किया नाया जैक्स को, और इस तरीके से वो अपनी टीम के लिए वाला जो मैच है उसको जीत जाती हैं। बाकी फिर मैच के बाद भी ये टेंशन ही दिखा रहे हैं कि वो जो टाइटल है वो टिफनी स्ट्रैटन का जेड कारगिल ने पकड़ लिया है। टिफनी स्ट्रैटन उनसे मांग रही हैं, और मांगने मांगने में नेओमी ने अटैक कर दिया है। तो ये भी एक मल्टी वुमेन फ्यूड की तरफ बढ़ रहा है अभी फिलहाल इस आज के स्मैकडाउन को देखे तो फिर ऐसे लग रहा है। बाकी ये मेन इवेंट के अंदर तो भाई तुमको नहीं डालना चाहिए, ठीक है, तुमको सोच समझ के करना चाहिए कि आगे क्या था पीछे क्या था, और फिर आने वाले कुछ हफ्तों का भी सोच लिया करो, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई तुमको। इसके बाद शो पर एलिस्टर ब्लैक वर्सेस मिज का मैच था, ये होना ही था, और अच्छा लग रहा था देख के कि जिस तरीके से एलिस्टर ब्लैक को फिलहाल ये दिखा रहे हैं, मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि सच में ये एक बहुत खतरनाक किस्म का बंदा है, और इसके साथ तुम इतने आसानी से मजे नहीं ले सकते। तो क्या हुआ, पहली बात तो वो किक से भी डर रहे हैं मिज बहुत ज्यादा कि यार एलिस्टर ब्लैक ने अगर मुझे मार दिया तो कितनी बुरी तरीके से लगेगी। एंड में ब्लैक मास वाली किक के साथ ही वो जो है मैच जीतते हैं, और वो मस्त लगता है ऐसे अपने पैर से पकड़ के ना वो ऐसे उठा देते हैं, तो वो बड़ा कूल लगता है। और एनएक्सटी के
दिनों की याद दिलाया था, क्योंकि मेन रोस्टर में इतना मैंने एंजॉय किया नहीं था एलिस्टर ब्लैक को। कह सकते वो उनका जो भौकाल है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया, बट इस बार शायद कुछ उम्मीदें, बट फिर से बोलूंगा कि आने वाले कुछ हफ्ते पहले देख लेते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि कैसा सोचना सही में है डब्ल्यूडब्ल्यू का किसी सुपरस्टार को लेके, सिर्फ तब नहीं कि जब वो नया नया आया होता है। इसके बाद शो पर जेलेना वेगा वर्सेस पाइपर निवेन का भी मैच था। ये अब जो है चैंपियन बन चुकी हैं, तो अब देख के ऐसा लग रहा है कि शायद उनके लिए भी कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू कर रही है खास अलग से। एप्रन पर खड़ी होती हैं चेल्सी ग्रीन और पाइपर नेवन उन्हीं में जाकर टकरा जाती हैं, उसकी वजह से पिन कर दिया जेलिना वेगा ने और ये मैच जो है वो जीत जाती है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत टाइम तक टिकने नहीं वाला जो जेलिना वेगा उनके पास वो चैंपियनशिप, और वैसे भी इतनी ज्यादा कोई हाई लेवल पर डब्ल्यूडब्ल्यू मिड कार्ड अभी मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है ये वुमेन्स डिवीजन में जो टाइटल है उस पर कितना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो उतना सीरियस फील होता नहीं है टू बी ऑनेस्ट। इसके बाद शो पर एक बैक स्टेज से सेगमेंट था, और ये वही सेगमेंट है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो जेकब फाटो एंड सोलो सिकोवा की थोड़ी आगे की कहानी को बताता है। तो क्या हुआ, निक ऑल्डिस कहता है भैया ट्रिपल थ्रेट मैच होगा जेकब फाटो का, जहां पे वो अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेगा डेवन प्रीस्ट के सामने, एली नाइट के सामने। अब सोलो ने यहाँ पे शब्द डाले हैं निक ऑल्डिस के मुंह में, आप ऐसे बोल सकते हो। वो कहते हैं अच्छा ये ट्रिपल थ्रेट क्यों हो रहा है, वैसे तो ड्रू मैकिंटायर जीता था, तो उस हिसाब से तो सिर्फ ड्रू मैकिंटायर से लड़ना चाहिए। निक ऑल्डिस कहता है बढ़िया आइडिया, ट्रिपल थ्रेट छोड़ो, इसको फेटल 4 में मैच बना देता हूँ। जो मैंने आपको बोला था, आई थिंक कल ही बोला था ना कि ये जो मैच है उसकी तरफ पे डब्ल्यूडब्ल्यू जारी, कल परसों बोला था। अब वो फेटल 4 में मैच इन्होंने चैंपियनशिप के लिए ऑफिशियल कर दिया है। जेकब फाटो कहते हैं 1 ले आओ, 2 ले आओ, 10 ले आओ, सबका भूत उतार उतार के मैं मारूंगा, और उसके बाद वहां से चले जाते हैं। बट उसके बाद सोलो सिकोवा कहते हैं भाई तू स्क्रू क्यों कर रहा है जेकब फाटो को। वो कहते हैं मैं नहीं कर रहा, तू कर रहा है, मतलब यू आर करके वो बोल के और फिर वहां से निकल लेते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो एंगल, वो कहते हैं ना वो बीज बोना, तो दिखा, बीज बोना क्या भाई, ऑलरेडी लग रहा है कि फसल अब हरी होने के बाद पकने को रेडी है, काटने की तैयारी आ गई है। तो जेकब फाटो एंड सोलो सिकोवा, आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू किसी एक परफेक्ट मौके का भी वेट कर रही है, और क्योंकि अब उनके पास चैंपियनशिप भी है तो मिड कार्ड टाइटल के लिए एक अच्छी फ्यूड बन सकती है। और भाई अब मुझे बोलना पड़ेगा, लेकिन सोलो सिकोवा को फिर से थोड़ा रेलेवेंट दिखाने के लिए अब उनको ही जेकब फाटो की जरूरत है। कहाँ एक टाइम पे मामला थोड़ा सा उल्टा होता था, वैसे जेकब फाटो को रेलेवेंट दिखने की तो जरूरत पड़ी नहीं, वो बंदा जब दिखता है स्क्रीन पे तो अटेंशन उसके ऊपर आ ही जाती है। वैसे भी मैच आता है इसके बाद शो पर संतोष वर्सेस रे फिनिक्स के बीच में, और ये मैच में बस वही है, रे फिनिक्स अभी नए नवेले आए हैं, तो वही है ना, अभी वो उनका हनीमून पीरियड थोड़ा सा चल रहा है, वो ये वाला मैच जो है वो जीत जाते हैं। कभी कभी देख के ऐसा लगता है कि भाई एस्कोबार के साथ कुछ करेंगे खास, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू कभी इस पॉइंट पे पहुंचती नहीं है। बैक स्टेज से एक सेगमेंट आता है, पहले हमने जॉन सीना और आर-ट्रूथ का देखा था, अब यहाँ पे आर-ट्रूथ और रैंडी ऑर्टन का आता है, और आर-ट्रूथ बता रहे रैंडी ऑर्टन को कि भाई बैकलैश में तेरा कोई चांस नहीं है, ठीक है, जॉन सीना ही जीतने वाला है। इतने में जिमी ऊसो वहां फिर से आ गया, और मुझे लगा कि यार दोबारा से जिमी ऊसो आर-ट्रूथ आ गया, तो मतलब कि थोड़ा सा लंबा कुछ सेगमेंट दे देंगे, बट इस बार भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ किया नहीं ऐसा। जिमी ऊसो कहते भाई देख के समझ के बोल, तू क्या बोल रहा है, जरा थोड़ा अपने दिमाग से काम ले। आर-ट्रूथ कहते हैं कि यार नहीं तुझे नहीं पता, मुझे जॉन सीना ने बताया। हो गया था क्या बताया, हो गया था कि वो लास्ट रियल चैंपियन है, ऐसा जॉन सीना ने बताया। तो अभी भी वो जो आर-ट्रूथ की एक अलग दुनिया है जिसमें चाइल्डहुड हीरो हैं उनके जॉन सीना, अब भी यहां से वो क्लियर है कि हील टर्न होने के बाद भी जो आर-ट्रूथ का भाई तुम सारे लोग टर्न हो जाओगे जॉन सीना के ऊपर, आर-ट्रूथ कभी नहीं होने वाला। तो यहां से उन्होंने अपनी जो लॉयल्टी है वो दिखा दी। बट आज शो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी रैंडी ऑर्टन का प्रोमो सेगमेंट, जो कि ऑब्वियसली शो का मेन इवेंट नहीं था, बट हमारी वीडियो का मेन इवेंट है। सबसे पहले रैंडी ऑर्टन की पूरी एक शाही एंट्रेंस होती है, और जितनी बार भी रैंडी ऑर्टन का गाना क्राउड वहां पे गाता है ना, हर बार रैंडी ऑर्टन इसको एंजॉय करते हैं। अब रैंडी ऑर्टन रिंग में आता है, कहते हैं कि देखो दुनिया नहीं देख पाई थी जॉन सीना का असली चेहरा, मैं इस असली जॉन सीना को बहुत पहले से जानता था, जो कि बहुत ही ज्यादा एरोगेंट है, बहुत ही ज्यादा ये जो है सेल्फिश बंदा है। इस बंदे ने एडवांटेज लिया है पीजी एरा का, भाई थोड़ी मतलब ऐसी बात है ना, पहले ऐसे सुनने को इतनी मिलती नहीं थी। रैंडी ऑर्टन ने थोड़ा सा ये बोल्ड बातें बोली, कहते हैं पीजी एरा का इसने फायदा उठा लिया कि मैं ऐसे दिखूंगा तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है मेरे लिए, मेरे खुद के लिए। जबकि मैं रैंडी ऑर्टन भले ही मैं अच्छा था, भला था, बुरा था, जैसा भी था, मैंने हमेशा अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाई, ऐसा रैंडी ऑर्टन रिफ्लेक्ट करना चाह रहे थे। इसके बाद वो कहते हैं कि इस जॉन सीना को ना कभी भी अपने पूरे डब्ल्यूडब्ल्यू के करियर में लोगों से फर्क पड़ा ही नहीं है कि लोग कैसे कर रहे हैं, पीपल इन द बैक उनका क्या है। इस बंदे ने हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में केयर करी है। और सीना तूने क्या बोला था कि तूने बच्चे इसलिए नहीं किए कि क्योंकि तू जो है ये अपने ये जो ऑडियंस है डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स, इनके बच्चे बड़े कर रहा था, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा था। भाई सच बात तो ये है कि सिर्फ एक ही चीज जो है तूने रेस की है, और वो है अपने मर्चेंडाइज, अपने टी शर्ट के जो है पैसे, जो भी हेड बैंड, नेक बैंड, जो सब भी तू अपना निकालता रहता था। और भाई ये बड़े ही मतलब ऐसे टाइम में रैंडी ऑर्टन ने बोला ना, जब लोग ऑलरेडी गालियां देते डब्ल्यूडब्ल्यू को, टीकेओ को, कि भाई तुम क्या अपने टिकट के जो प्राइसेस इतने
हाई रखते हो, इतनी मर्चेंडाइज उनकी बिकती है। तो ये थोड़ा सा ऐसा सेंसिटिव सा मामला होगा कि जिस टाइम पे रैंडी ऑर्टन ने इसको बोला, इसके बाद रैंडी ऑर्टन कहते हैं तेरा हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट था ना, चल हसल तो छोड़, लॉयल्टी और रिस्पेक्ट कहां चली गई है तेरी। और एक जो लाइन वो बोलते हैं ना जॉन सीना के लिए, कहते हैं वो लेगो शेप्ड, आपको पता है कार्टून किस्म का ये है, कहते हैं ऐसे हेड को मैं इतनी जोर से पंड के मारने वाला हूं ना बैकलैश में, अपने ही घर में अपने लोगों के सामने। तो वो इसके बाद जो रैंडी ऑर्टन की भले ही बेफेस हैं, लेकिन मुझे विलन वाली साइड है उनके चेहरे पे आपको दिख रही थी कि यार मतलब ये बंदा थोड़ा गर्म हो लिया है। और जॉन सीना जो बोल भी रहे हैं कि मैं लास्ट रियल चैंपियन हूं, रैंडी ऑर्टन के हिसाब से वो एक लेटेस्ट लेजेंड है। यहां पे अपने लेजेंड किलर वाले गिमिक की वो बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि जिसको मुझे अब ठिकाने लगाना है उन 3 मोस्ट डेंजरस लेटर्स के साथ इस पूरी दुनिया, ये पूरी स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में जो कि है आरकेओ। और क्राउड अब उनके साथ जो आरकेओ वो बहुत मस्त बोल रहा है, मतलब इतने ज्यादा प्रोमोज में वैसे यूज नहीं करते थे पहले, लेकिन अब काफी फ्रीक्वेंटली उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया है। तो स्मैकडाउन के हिसाब से तो देखो यही सीन था। ऑलरेडी 2.5 स्टार से ज्यादा किसी भी तरीके से मैं आज की स्मैकडाउन को रेट कर नहीं सकता। बहुत ज्यादा तुमको सोचने की जरूरत है, या नहीं सोचना तो सिंपली 3 घंटे की स्मैकडाउन को 2 घंटे का शो बना दो। बट ये तो थी आज की स्मैकडाउन की बात, लेकिन आज स्मैकडाउन के दौरान कुछ बहुत तगड़ी वाली भसड़ मची और वो ये हुआ है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सुपरस्टार्स को रिलीज कर दिया है। देखो कुछ नाम तो ऐसे हैं जैसे कि केडन कार्टर, कटाना चाहें, जिनको मतलब मैंने बोला था कि विमेंस टैग टीम है यार, ये तो बहुत सही लग रहे हैं, इनके साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई को कुछ करना चाहिए। बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सबसे पहले उनको ही रिलीज किया है। डेकोटा काय रिलीज हो चुकी है, बहुत शॉकिंग है, कोरा जेड रिलीज हो चुकी हैं, और शेना बेजलर को भी निकाल दिया। तो बहुत सारे ऐसे जो नाम हैं, कुछ तो एनएक्सटी वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका जो थोड़े अच्छे स्टैब्लिश हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी वो निकाले जा चुके हैं। बट पूरी लिस्ट के अंदर जो सबसे ज्यादा शॉकिंग नेम है वो है ब्रॉन स्ट्रोमैन का। भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन पहले रिलीज हुए थे विंस मैकमैन के टाइम में, ट्रिपल एच उनको वापस लेके आए थे, फिर उनको इन्होंने थोड़ा अलग सुपरस्टार दिखाया। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही थी ब्रॉन स्ट्रोमैन की। अगर आप उनकी ब्रॉनसन रीड के साथ फ्यूड की बात करो, जेकब फार्टो के साथ फ्यूड की बात करो, समझो बना बनाया तुम्हारे पास अब बंदा बन चुका है, तुमको किसी को बनाने की अब जरूरत नहीं है, तुम उसको यूज कर सकते थे आगे जाके। और मैंने आपको बताया था कि रेसलमेनिया भी कैसे उन्होंने मिस करी थी और वो थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड तो थे, बट अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको रिलीज भी कर दिया है। पता नहीं, आई थिंक ये लास्ट टाइम था कि हमने ब्रॉन स्ट्रोमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखा है। हम सारे लोगों की बहुत सारी मेमोरी है ब्रॉन स्ट्रोमैन से रिलेटेड, क्योंकि अब जब वो दोबारा से निकल चुके हैं, मतलब इतनी बार आना जाना हो रहा है ना, तो समझ लो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अब गिव अप कर चुकी है सुपरस्टार के ऊपर। इवन इसके ऊपर एक रिएक्ट भी किया, क्या किया, बस एक फोटो पोस्ट किया यहाँ पे उन्होंने। क्या मतलब निकाल सकते हैं इसका, बस ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ऐसा एक्नॉलेज किया कि हाँ उनको पता है कि वो रिलीज हो गए हैं, और फिर लोग अब फाइनली अप्रिशिएट कर रहे हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन को। यूजुअली इतने टाइम से आप सुनोगे नहीं फैंस को, बस वो यही बोलते हैं कि है क्या भाई, मूव्स तो है नहीं इसके पास ज्यादा, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि अगर वो बंदा, उसका कैरेक्टर एंटरटेनिंग है, जब वो रिंग के आसपास कहीं पे भी खड़ा है, तो वही चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। मुझे तो देखो बहुत बुरा लगा, मैं यहाँ से चाह रहा था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन को अब तुमने पेस दे दिया, अब इसको मेंटेन और बरकरार रखना, भाई वो तो छोड़ो, इन्होंने रिलीज ही कर दिया। और किसी को अगर ये लग रहा है कि भाई ट्रिपल एच के हाथ में नहीं होता, ये तो टीकेओ के पास है, वो बात भी काफी हद तक सच है, लेकिन ये बात भी मत भूलना कि कोई एक टैलेंट अगर ट्रिपल एच को चाहिए होगा अपनी क्रिएटिव स्टोरी लाइन के अंदर, तो उनके पास पूरा कंट्रोल, पूरा ऐसे राइट, पूरा ऐसे दम रहता है कि वो उस सुपरस्टार को अपने पास रख सके। तो ऐसा नहीं होता कि किसी ने ट्रिपल एच से वो सुपरस्टार छीन लिया है, वो जा रहा है, और अगर वो जा रहा है तो ट्रिपल एच उसके बारे में उतना केयर नहीं करते। रिएक्शन आपने बता सकते हो, बट यही है जो है भाई। अब ऐसे शायद आपको चीजें और दिख सकती है, क्योंकि टीकेओ थोड़ा ज्यादा इसके ऊपर सेंट्रिक है कि कैसे हम सबसे ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं और कैसे जो अपने एक्सपेंसेस हैं उसको कम कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो यहां तक अगर आप देख रहे हो भाई, तो इसे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।